हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौर्या गेस पेपर्स के इस वीडियो सॉल्यूशंस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। मैं क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ करके, चूंकि मौर्या गेस पेपर्स धनबाद मैथ्स अकेडमी का ही हिस्सा है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने अगले सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्सेज को पढ़ सकते हैं और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स धनबाद में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको याद हो कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड में गॉस एलिमिनेशन मेथड्स, गॉस जॉर्डन मेथड, इन सभी टाइप्स के मेथड्स को हमने लास्ट क्लासेस तक पढ़ा है। अब ध्यान रहे क्या होता है कि इन सभी मेथड्स को आप तभी सीख पाएंगे जब आप एक सीरीज वाइज देख रहे हो, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड था गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक, अब उन्हीं सब के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज करेंगे हम, जहाँ पे बात करने वाले इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में। तो ये थोड़ा सा हम रिकॉल करवाते हैं आप लोगों को। हमने वहां पे क्या देखा था, देखिए हमने वहां पे देखा था भाई कि सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। क्या होता है भाई कि लेट a11 x1 प्लस a12 x2 a13 x3 फिर aij xj प्लस डॉट डॉट कहा a1n d1। फिर इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन a21 x1 a22 x2 एंड सो ऑन। फिर इस तरीके से ith इक्वेशन, और इसी तरीके से जब आप आगे जाते जाएंगे तो आपको मिलेगा nth इक्वेशन an1 x1 प्लस an2 x2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक इक्वेशंस है लीनियर। देखिए एक पहला इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशंस है, ये भी लीनियर है, ये ith इक्वेशन ये भी लीनियर है, ये nth इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्या कहते हैं, तो ये बोल दिया कि लेट दिस बी अ सेट ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n अननोन। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि n इक्वेशंस है और n अननोन है, मींस कि n वेरिएबल्स है। अननोन को ही वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन है, x1 x2 x3 एंड कहां तक xj और xn, मतलब टोटल n वेरिएबल्स है। तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि सारे वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना, मींस कि x1 का वैल्यू क्या होगा, x2 का वैल्यू क्या होगा, इन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना ही सॉल्यूशंस कहलाता है। तो आपको पता है कि हमने इसके लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था गॉस एलिमिनेशन मेथड्स, फिर गॉस जॉर्डन मेथड्स। एक बार समरी देखते हैं उस चीज का। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि इस टाइप के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि वैसे मेथड्स जिनको अप्लाई करें सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्ट वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाए, मींस कि आंसर मुझे डायरेक्ट मिल जाए, एक ही बार में आंसर मिल जाए। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप अप्लाई करेंगे मेथड को तो आंसर तो मिलेगा बट एग्जैक्ट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। फिर उसको एक बार और अप्लाई करेंगे, स्टेप्स और रिपीट करेंगे, तब धीरे 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 एक्यूरेट करेंगे। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि एक ही बार में आंसर मिल जाता है इस टाइप के मेथड्स में। और इनडायरेक्ट मेथड को हम इटरेटिव मेथड भी कहते हैं। इस टाइप के मेथड्स में क्या होता है कि आपको प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है, तब जाकर के आप एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स ये रिजल्ट देता है। अब आइए डायरेक्ट मेथड में भी, तो डायरेक्ट में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। एक क्या था, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, जिसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं, स्पेलिंग आप लोग सही कर लेंगे। तो मेथड ऑफ डिटरमिनेंट होता है, फिर मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, ये दोनों मेथड्स आपने 12th में पढ़े होंगे। फिर हमने लास्ट क्लासेस तक पढ़ा था गॉस एलिमिनेशन मेथड्स एंड बैक सब्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे जी कर दीजिएगा, गॉस जॉर्डन मेथड हमने पढ़ा था। ये सब डायरेक्ट मेथड थे। ये सब ऐसे मेथड्स हैं कि जैसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे तो जो आंसर्स है डायरेक्ट मिल जाएगा, मतलब एक बार स्टेप आपने अप्लाई करा, आंसर्स मिल गया। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। ध्यान रहे कि आपके सिलेबस में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, दोनों सिमिलर ही है। फिर गॉस जैकोबिस, जैकोबिस इटरेशन मेथड या गॉस जैकोबिस भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर गॉस सीडल मेथड, ये दो मेथड्स। तो आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो है जैकोबिस इटरेशन मेथड। स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेंगे ION पर, ठीक है। तो जैकोबिस इटरेशन मेथड कहते हैं या फिर गॉस जैकोबिस भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, गॉस जैकोबिस इटरेटिव मेथड या गॉस जैकोबिस मेथड या जैकोबिस भी सीधा सीधा बोला जाता है। तो गॉस भी आप यहाँ लगा सकते हो। और फिर क्या होता है, गॉस सीडल मेथड। तो अगर इस मेथड को आप समझ जाएंगे तो फिर ये मेथड बड़ा सिंपल है, दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। तो अब इन मेथड्स में होता क्या है हम समझाते हैं आपको। देखिए जैकोबिस मेथड में क्या होगा कि मान लेते हैं अपने पास एक इक्वेशन है इस तरीके से। चलिए हम इक्वेशंस पे आते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आते हैं। होगा क्या कि मान लेते हैं अपने पास इस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया रहेगा और हम क्या करेंगे, ध्यान रहे कि गॉस सीडल और इटरेटिव मेथड, यहाँ पे जो दो मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे, ये जो दोनों मेथड्स था जैकोबिस और सीडल,
गॉस जैकोबिस और गॉस सीडल, ये जो दोनों मेथड्स है ना, ये इन दोनों मेथड्स को हम तभी अप्लाई करेंगे जब अपना सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट हो। ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से। अब ये इस क्वेश्चंस पे हम अप्लाई उन दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड्स को, ध्यान रहे दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, उन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को हम अप्लाई तभी करेंगे जब ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट हो। अब ये डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है, तो हम बताएंगे कि डायगोनली डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो डोमिनेट करना चाहिए, पूरे अपने इक्वेशन को डोमिनेट करना चाहिए। ये डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए एग्जांपल्स की मदद से हम समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस, यहाँ पे मान लेते हैं इस चीज को ना हम कर देते हैं 4x कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सिर्फ z इक्वल टू 2। अच्छा, अब इस चीज में देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे चलिए इक्वेशन और देते हैं कि 3x प्लस 9y प्लस z इक्वल टू 11, फिर 2x प्लस y प्लस 10z इक्वल टू 2। अब नोटिस कीजिए कि ये जो सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेट है। डायगोनली डोमिनेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास सिस्टम है वहां पे आप डायगोनल एलिमेंट का पहचान कीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे तो 4 है डायगोनल एलिमेंट। भाई क्या है, यहाँ का डायगोनल 4 है, यहाँ का 9 है और यहाँ का 10 है। तो डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है लीड करना। तो यहाँ पे भी देखिए डोमिनेंट मतलब ये है भाई कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका मॉडुलस लिखिए, मॉडुलस 4, और बाकी जो दो वैल्यू इसी इक्वेशन में जो दो वैल्यू बच रहे हैं, इस रॉ में जो दो वैल्यू बच रहे हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 का मॉडुलस और 1 का मॉडुलस निकालिए। तो 3 का मॉडुलस 3, 1 का मॉडुलस 1, तो 3 और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया, और ये देखिए 4 है। तो भाई इसको हम कहेंगे कि डायगोनल डोमिनेंट तब होगा जब ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर हो। हम एक रफली आइडिया दे रहे हैं आपको, हम प्रॉपर डेफिनेशंस बताएंगे क्या, कि ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर हो या दोनों के सम से बड़ा हो। मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ का एलिमेंट, और सिर्फ यही नहीं इसका मॉडुलस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज होता है, ये होता है डायगोनल डोमिनेंट। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि इस जैकोबिस इटरेशन मेथड को या गॉस सीडल मेथड को हम तभी अप्लाई करेंगे जब सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट हो। हाँ, एक बात और कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है और फिर भी बोल दिया गया कि आप इसी से बनाइए, तो आप बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए नहीं रहेगा तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन उसमें एरर्स ज्यादा होंगे। तो एक बार फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया इस तरीके से, ठीक, और बोल दिया गया सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस मेथड को आप तब खुद से यूज करेंगे। समझ रहे, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है और आपको बोला है कि सॉल्व कीजिए, तो इस मेथड को यूज तभी कीजिएगा जब ये क्या हो, डायगोनली डोमिनेंट हो। अब डायगोनली डोमिनेंट क्या है हम फिर से समझाएंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। और मान लीजिए क्वेश्चन में डायगोनली डोमिनेंट नहीं है और फिर भी बोल दिया सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर डायगोनली डोमिनेंट है नहीं है तो नहीं अप्लाई करेंगे, करेंगे। आंसर्स थोड़ा अप्रॉक्स आएगा, एरर आएगा, आंसर्स में एरर होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी इटरेटिव मेथड्स होते हैं उसमें एग्जैक्टली आंसर्स मैच नहीं करते हैं, हम लोग अप्रॉक्स आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये आप अगर मेथड्स में अगर जो सिस्टम है वो दिया हुआ है डायगोनली डोमिनेंट तो ठीक है, और अगर नहीं भी दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको डायगोनली डोमिनेंट बनाने का कोशिश भी करेंगे, आगे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है जरा थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, अब चलिए हम इसी में बताते हैं, इस वाले मेथड्स में ही बताते हैं कि गॉस जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, तो कौन से मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे, गॉस जैकोबिस मेथड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो गॉस जैकोबिस मेथड होता क्या है जरा पहले समझते हैं हम लोग। गॉस जैकोबिस मेथड में कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा सॉल्व करना। अगर हम आपसे पूछे एक क्वेश्चन दे दे आपको क्या कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2, अगर हम बोले x का वैल्यू निकालिए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना है x का वैल्यू यहाँ से, तो 2x को रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दिए, तो 2 माइनस 3y माइनस 4z। अब अगर हम इस 2 को भी उधर भेज देते x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो उधर से 2 माइनस 3y माइनस 4z डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया x का वैल्यू। बस यही काम करना होता है जैकोबिस में भी और सीडल में भी, क्या कि जो भी अपने पास सिस्टम रहेगा डायरेक्ट x के लिए सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, सबको उधर भेज दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। यही होता है सीडल मेथड और गॉस जैकोबिस मेथड। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लिए तो भाई x का वैल्यू आया कहाँ, ये तो ये आ गया, हमें तो वैल्यू चाहिए था। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग सीखेंगे, लेकिन ध्यान रहे
कि x के लिए वहीं पास सॉल्व करेंगे जहां पे डायगोनली डोमिनेंट x हो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में y डायगोनल डोमिनेंट है, y के जगह डायगोनल डोमिनेंट है और आप इसको x के लिए सॉल्व कर दिया, नहीं, जहां पे डायगोनली डोमिनेंट होगा वहीं से x को सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए जहां y वाला डायगोनल डोमिनेंट हो तो वहां से y को सॉल्व करेंगे। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले तो आप लोग डायगोनली, उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि इस मेथड में करेंगे क्या। आइए सबसे पहले हम डायगोनली, इस मेथड्स के पहले हम डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है उसको जरा सीखते हैं। देखिए डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनली डोमिनेंट, कब है भाई डायगोनल डोमिनेंट? इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ईच लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ईच लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में, क्योंकि आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स होते हैं कुछ और नहीं बल्कि एक मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हम इसको, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कि मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट तो ये होगा, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। इसी डायगोनल एलिमेंट को कहते हैं डायगोनल लीडिंग एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल इस पूरे रॉ को लीड कर रहा है, फिर ये डायगोनल अपने रॉ को लीड कर रहा है, ये डायगोनल इस रॉ को लीड कर रहा है। तो क्या बोला गया है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल डोमिनेंट। किसी मैट्रिक्स को डायगोनल डोमिनेंट तब कहेंगे कब? इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच लीडिंग डायगोनल एलिमेंट is greater than or equal to the sum of the other absolute value of the remaining element of the row। मतलब कि हर एक डायगोनल एलिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए बाकी बचे दो के सम से, इसी रो के दो जो बचे हुए हैं रिमेनिंग। देखिए क्या? एब्सोल्यूट सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द रो। इसमें जो एलिमेंट रिमेनिंग बचे हैं उसके एब्सोल्यूट के, मींस के 2 मॉडुलस 2 प्लस मॉडुलस 4 से ये बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ पे 2 का मॉडुलस कितना आएगा? 2 का मॉडुलस आएगा 2 और ये 4 का मॉडुलस 4 ही आएगा, तो 2 और 4 6 से बड़ा ही है 13। अरे बस में तो यहाँ पे तो डायगोनल डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे देखिए तो इसका क्या हो गया? 9 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3। देखिए तो ये बच रहा था तो उन दोनों का मॉडुलस का सम। तो यहाँ पे ये 3 है, मॉडुलस ऑफ 3 है, तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 5 9, तो 9 बड़ा ही है, बराबर भी रहेगा तो भी चलेगा। फिर थर्ड में चेक कीजिए, तो थर्ड में कितना है? यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 3 क्या बड़ा या बराबर है मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 2 के? तो बिल्कुल है भाई। देखिए बड़ा तो नहीं है बट इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 3। तो समझ पा रहे? तो एक एग्जाम्पल्स भी लिख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या फॉर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है यहाँ पे? For examples, this is a diagonal dominant matrix। ठीक है, this is a diagonal dominant matrices। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, वहां पे आपको चेक करना है। ठीक है, अच्छा कभी-कभी ऐसा भी होता है, ये तो मैट्रिक्स के रहा बात। अब चलिए क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है कि चेक वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ छूटा हुआ है भाई, लिख लीजिएगा आप लोग। चेक वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डोमिनेंट, इफ नॉट मेक इट डायगोनली डोमिनेंट। क्या बोला गया कि आप अपने पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये है इक्वेशन, ये है और ये है, 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। हमें चेक करना है कि डायगोनल डोमिनेंट है या नहीं है। अगर डायगोनल डोमिनेंट नहीं है तो आप डायगोनल डोमिनेंट बनाइए। डायगोनल डोमिनेंट कैसे बनाते हैं हम लोग? तो डायगोनल डोमिनेंट बनाने के लिए हमारे पास जैसे मान लिया जाए कि इस तरीके से एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू दिस, फिर एक और इक्वेशन है, तो डायगोनल डोमिनेंट बनाएंगे कैसे हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरीके से है, मान लेते हैं डायगोनल डोमिनेंट ये नहीं है, तो हम डायगोनल डोमिनेंट बनाने के लिए ऐसा कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे कि भाई इस इक्वेशन को पहले लिख दीजिए, इस इक्वेशन को बाद में लिख दीजिए। अच्छा, इससे डायगोनल डोमिनेंट बन गया। समझ रहे हैं बात? डायगोनल डोमिनेंट के लिए मतलब होता है कि पहला वाला जो इक्वेशन होगा उसमें पहला वाला एलिमेंट डायगोनल डोमिनेट करना चाहिए, दूसरा में सेकंड डायगोनल होता है तो सेकंड वाला लीड करना चाहिए, तीसरा में अंतिम वाला में तीसरा होना चाहिए। हो सकता है कि इंटरचेंज करने से बन जाए, या अगर मान लेते हैं इंटरचेंज करने से नहीं बनता है डायगोनल डोमिनेंट, तो हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। ऐसा आप कर सकते हैं, आपको पता है क्लास 9 10th में आपने पढ़ा है कि क्या कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करके डायगोनल डोमिनेंट बनाया जा सकता है सभी में। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर कोई इक्वेशन है तो आप बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये चीज होता है सिस्टम। क्लियर? तो इस तरीके से आप डायगोनल डोमिनेंट बना सकते हैं। लेकिन हालांकि आपके एग्जाम्स के लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपको डायगोनल डोमिनेंट बनाना होगा। अगर बनाने वाला क्वेश्चन भी बोला जाएगा तो सीधा से इंटरचेंज कर देंगे तो बन जाएगा।
ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशंस भी लिखा हुआ है, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द सिस्टम इक्वेशन इज डोमिनेंट, इफ नॉट मेक इट डायगोनली डोमिनेंट। इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाइए, अगर नहीं है तो बनाइए। तो क्या होगा जरा चेक कीजिए। हम बोल रहे हैं कि द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को लिख दिए पहला ये, फिर ये, फिर ये, तीनों को ऐसा लिख दिए, पहला इक्वेशन, फिर दूसरा इक्वेशन, फिर तीसरा इक्वेशन, तीनों को लिख दिए। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए भाई, फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे डायगोनल डोमिनेंट, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 9y होना चाहिए, यहाँ पे 2 बार प्लस लिखा गया है गलती से, तो 3x प्लस 9y माइनस 2z इक्वल टू 10 लिखा हुआ है सारा चीज। अब यार चेक करना है अपने को क्या कि यहाँ पे जरा इक्वेशंस के बारे में हम बात करें तो देखिए 3x प्लस 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 10, यही है। दूसरा क्या है, आप लोग को ऐसा नहीं लिखना है, आप लोग को इस तरीके से लिखना है ऊपर नीचे करके, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और तीसरा क्या है 4x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 13, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी भाई इक्वल टू 3 है, यहाँ पे इक्वल टू 3 है, देख लीजिएगा आप लोग, ये 4x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 3, 4x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 3, ये है 13 नहीं है, वो 3 है। इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या है इक्वल टू 3 है ये, ठीक है। तो अब देखिए ये डायगोनल डोमिनेंट है नहीं, तो अभी तक अब जो सिस्टम था वो ये था। अब देखिए तो फर्स्ट में डायगोनल एलिमेंट ये है, क्या ये डायगोनली डोमिनेट कर रहा है, चेक कीजिए। तो भाई 3 का मॉडुलस क्या ग्रेटर देन इक्वल है मॉडुलस ऑफ 9 प्लस मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -2, तो आप देखिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मॉड 9 का वैल्यू 9 माइनस 2 का मॉड 2, तो ये तो कितना 11 हो गया। तो 11, ये 3 का मॉडुलस कितना होता है 3 होता है, 3 का मॉडुलस कितना होता है 3 होता है। तो क्या हुआ सही ये चीज, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रेटर देन भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो मतलब ये वाला यहाँ का डायगोनल एलिमेंट डोमिनेट तो नहीं कर रहा है। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि अगर हम इसको चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, किससे भाई, इसको यहाँ भेज दें और इसको वापस यहाँ भेज लें, मतलब इंटरचेंज कर दें, तो क्या डायगोनल डोमिनेंट होगा। देखिए हमें क्या करना है, ऐसा ढूंढना है जिसमें ये फर्स्ट में डायगोनल डोमिनेट करे। तो आप क्या कीजिए, इसको यहां भेज दीजिए, मतलब इस वाले इक्वेशन को देखिए यहाँ पे, इस लास्ट वाले को पहले कर लीजिए, इस लास्ट वाले इक्वेशन को, इसको आप पहले लिख लीजिए। क्यों भाई, क्योंकि देखिए 4 है और यहाँ पे -2 और 1, तो -2 और 1, जब -2 का मॉडुलस तो 2 और ये 1 3 से बड़ा ये 4, तो पहला में ये डोमिनेट कर रहा है। फिर बीच में हमें कैसा चाहिए, बीच में हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए होगा जो सेकंड बीच को डोमिनेट करे, डायगोनली करे, तो ये 9 और देखिए तो ये इसको सेकंड में रखिए और इसको थर्ड में रखिए, मतलब डोमिनेट करने का मतलब आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, बाकी बचे रिमेनिंग एलिमेंट के एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से, ठीक है। तो वही चीज हमने करा है, क्या जरा देखिए हमने यहाँ पे क्या सॉल्यूशंस में क्या लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू 3 है, ध्यान देंगे इस चीज को, और ये सॉल्यूशंस लिख रहे हैं हम, तो सॉल्यूशंस को भी इसी में हम समझा दिए हैं, ठीक है। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस तरीके से इक्वेशन लिख रहे हैं, और इस चीज को हम अरेंज कर लिए, क्या इसको हम नंबर 1 में कर दिए, फिर इसको नंबर 2 में लिख दिए, और फिर इसको नंबर 3 में लिख दिए। देखिए तो क्या भाई लिखा हुआ है विच इज नॉट डायगोनल डोमिनेंट, कि ये दिस द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन है वो है विच इज नॉट डायगोनल डोमिनेंट, बट इफ वी राइट द इक्वेशन एज दिस, कि पहले इसको लिख दिए है ना, 4x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 3 लिखना है आपको, यहाँ पे मिस हो रहा है यहाँ पे भाई, इक्वल टू 3 लिख दिएगा कि 4x ये वाला पहले लिख दिए, फिर उसके बाद 3x प्लस 9y माइनस 2z इक्वल टू 10, एंड इसको तीसरे नंबर पे लिख दीजिए। तो क्या कह सकते हैं कि यहां से जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रहा है, तो हियर कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 4 - 2 1, इस तरीके से हो गया, हेंस द सिस्टम बिकम्स डायगोनली डोमिनेंट, कि जो अब सिस्टम हो गया थोड़ा सा इंटरचेंज करने से डायगोनली डोमिनेंट बन गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरचेंज करने से डायगोनली डोमिनेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, और ये तो था डायगोनली डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट। तो आखिर हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए क्योंकि हमने कहा कि इस मेथड को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डायगोनली डोमिनेंट हो सिस्टम, ध्यान रहे कि जब डायगोनली डोमिनेंट होगा तभी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया है कि आप अप्लाई कीजिए ही, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में भी आंसर्स देगा लेकिन एरर्स ज्यादा देंगे। तो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे कि आपको कंपलसरी बोला जाएगा कि हाँ इसी से करना है आपको,
तब कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन दे और बोल दिए सॉल्व कीजिए, तब आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते अगर डोमिनेंट नहीं रहा तब। ठीक है, तो बस दिमाग में सिर्फ इतना चीज रखिए कि डोमिनेंट रहेगा तब इसको अप्लाई करेंगे, डोमिनेंट नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अब जबरदस्ती बोल दिया जाएगा एग्जाम में कि नहीं करना है तो इसको कर सकते हैं आप, क्योंकि उस केस में भी आंसर देता है लेकिन एरर्स होते हैं उसमें। ठीक है, और हालांकि जो भी इटरेटिव मेथड से हम लोग जो भी अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड से करेंगे तो उसमें एरर्स होंगे ही, अप्रॉक्स आंसर्स आते हैं इन सभी क्वेश्चंस में। तो ध्यान रहे कि आपका आंसर और आपके दोस्त का आंसर जरूरी नहीं कि सेम हो। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं इस मेथड को डिस्कस करते हैं। ये था डायगोनल डोमिनेंट, डेफिनेशन रहा, हमने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स करा। अब आते हैं कि ये क्या मेथड्स क्या होता है, कि डिस्कस गॉस जैकोबिस इटरेटिव मेथड। ठीक है, बहुत जगह गॉस लिखा भी रहता है, बहुत जगह गॉस नहीं लिखा रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये ध्यान रखना जैकोबिस जरूर लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहे जैकोबिस लिखा रहेगा। तो इसमें होता क्या है, हम मान लिए कि लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, कैसा कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, इसको रिलेशन नंबर 1 मान लिए। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, रिलेशन नंबर 2 मान लिए। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, रिलेशन नंबर 3 मान लिए, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हम n इक्वेशन n वेरिएबल्स ही लें, हम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल लेकर के भी मेथड को डिस्कस कर सकते हैं। मेथड को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आप बताना चाह रहे हैं कि मेथड में क्या क्या करना होता है, तो हम इसको इस छोटे से इक्वेशंस को भी लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसीडर करा। अब इसमें हमें डिस्कस कर रहे हैं गॉस जैकोबिस में होता क्या है। तो मैंने क्या बताया, गॉस जैकोबिस को हम तभी अप्लाई करेंगे जब डायगोनली डोमिनेंट हो। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हेयर यहाँ पे जो सिस्टम लिया गया है वो डायगोनली डोमिनेंट है, और अगर नहीं होगा तो पहले बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है डायगोनली डोमिनेंट है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि हेयर कि जो यहाँ का कोफिशिएंट है, इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो मॉडुलस है इस दो के मॉडुलस के सम से बड़ा है। मतलब हेयर मॉड ऑफ a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ b1 प्लस मॉड ऑफ c1, ये बताना चाह रहे हैं कि डोमिनेंट है। फिर अगला क्या, मॉड ऑफ b2 जो होगा मॉड ऑफ a2 और मॉड ऑफ c2 के बड़ा होगा, तो मॉड ऑफ यहाँ पे होना चाहिए था मॉड ऑफ b2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a2 प्लस मॉड ऑफ c2, तो यहाँ पे मॉड ऑफ b कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जिनसे टाइप करवाते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है कि ये सब क्या लिख रहे हैं, हम बस कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग मैनेज कीजिए, आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा से इस पे वर्क करेंगे। तो क्या है कि मॉड ऑफ b2 जो है सेकंड में ये होना चाहिए था कि ये दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए, तो मॉड ऑफ b2 ग्रेटर देन इक्वल टू a2, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू a2 प्लस c2। फिर उसके बाद क्या, मॉड ऑफ c3, अब तो c3 है ना, तो मॉड ऑफ यहाँ पे c3, यहाँ पे क्या होगा मॉड ऑफ c3, मॉड ऑफ c3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a3 और b3 के मॉडुलस है, इसकी a3 और यहाँ पे a3 और b3, a3 और b3। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्या हुआ कि डायगोनली डोमिनेंट है तभी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं, है ना, वो डायगोनली डोमिनेंट है। मतलब यहाँ का मॉडुलस दोनों का मॉडुलस से ग्रेटर देन इक्वल है, फिर b2 का मॉडुलस दोनों का मॉडुलस से ग्रेटर देन इक्वल है, b2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2 प्लस c2, फिर c3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a3 का मॉडुलस प्लस b3 का मॉडुलस। ठीक है, अब भाई अगर सिस्टम ऐसा रहा तब मैंने अभी क्या बताया कि इस मेथड में कुछ और नहीं बल्कि क्या करते हैं, सीधा सीधा x का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं और z का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन x का वैल्यू कहां से निकालेंगे, जहां से x डोमिनेट करता हो, जहां से x का कोफिशिएंट डोमिनेट करता हो। तो अब देखिए x का कोफिशिएंट कहां था, x का कोफिशिएंट तो ये भी है, a2 भी x का कोफिशिएंट है, a3 भी x का कोफिशिएंट है, लेकिन कहां से निकालेंगे, जहां पे कोफिशिएंट डोमिनेट करता हो। तो देखिए a1 डोमिनेट कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में कौन डोमिनेट कर रहा है, x का कोफिशिएंट a1 डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे x के लिए। तो नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशन में, इसके पहले इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे, इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, y का कोफिशिएंट, तो y के लिए इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, c3, ठीक है, तो मॉड c3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो इसको सॉल्व करेंगे z के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर x y z वी गेट, कि अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे x y z के लिए। तो पहले इक्वेशन को जब x के लिए आप सॉल्व करेंगे तो देखिए तो क्या आएगा, x इक्वल टू, x पहले रहने देते हैं, हम इस a1x को रहने देते हैं इधर a1x, सिर्फ इसको रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो पहले से उधर d1 बैठा हुआ है यहाँ पे d1, फिर क्या होगा माइनस b1y होगा, ठीक है, फिर माइनस c1z होगा, माइनस c1z होगा। अब हमें तो x का वैल्यू चाहिए था ना कि a1x का, तो a का जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा,
ये 1/a इधर से सबसे डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 1/a1 इंटू d1 माइनस b1y माइनस c1z ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा x का। तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर x y z वी गेट, क्या मिल जाएगा, पहले x के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को। ध्यान रहे आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते थे, क्या लिख सकते थे कि हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 1 को x के लिए, इक्वेशन 2 को y के लिए, इक्वेशन 3 को z के लिए। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसी को x के लिए क्यों किए, इसको क्यों नहीं कर दिए। ये हम इसी को इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट डोमिनेट कर रहा था, इसलिए उसको किए। ठीक है, अब हम जैसे इस फर्स्ट को सॉल्व किया तो कितना आएगा, d1 माइनस b1y माइनस c1z, और पूरे के नीचे 1/a1 कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो x का वैल्यू ये आ गया, इसको रिलेशन नंबर 4 मान दी, क्या आ गया 1/a1 इंटू d1 माइनस b1y माइनस c1z लिख दिए। फिर y इक्वल टू 1/b2, देखिए यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये रह गया, बाकी सब उधर, तो d2 माइनस a2x माइनस c2z, तो d2 माइनस a2x माइनस c2z, और ये 1/b2 इधर मल्टीप्लाई y का वैल्यू। फिर जब z का वैल्यू निकाले तो 1/c3, फिर d3 माइनस दिस एंड दिस, तो d3 माइनस दिस एंड दिस, इसका रिलेशन नंबर 4, इसका रिलेशन नंबर 5। तो अब देखिए गॉस जैकोबिज में और गॉस सीडल में यहां तक काम सेम करेंगे। दोनों ही मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं, और अगर है तो क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं x के लिए, y के लिए, z के लिए। अब आप एक बात यहाँ पे सोचिए कि अगर आपके पास x को सॉल्व करने के लिए अगर y और z का वैल्यू मिल जाए तब तो x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि भाई x का वैल्यू, यहाँ पे जो रिलेशन 4 है 5 6 है, आप x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और y का वैल्यू जो है 2 पुट कर दीजिए, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल। अगर यहाँ x जैसे x नहीं, यहाँ पे y z है, अगर हम बोल दे आपसे कि y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, आसानी से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे आप y की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे और z की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर ये टोटली यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब रिलेशन नंबर 4 को जरा ध्यान दीजिए कि अगर x का वैल्यू निकालना है आपको, तो आपको चाहिए होगा y चाहिए होगा, z चाहिए होगा, ठीक है। फिर आपको अगर y का, फिर आगे इक्वेशन में ये अगर y का वैल्यू चाहिए तो आपको चाहिए होगा x चाहिए होगा, z चाहिए होगा, ठीक है। फिर अगर आपको z चाहिए, z का आंसर चाहिए, तो क्या चाहिए होगा, x चाहिए होगा और y चाहिए होगा, है ना। तो ये सब मिलेगा कहाँ से, जैसे अभी तो हम बोल रहे हैं कि x y और z आप ऐसा पुट कर दीजिए, लेकिन ये क्या पुट करेंगे हम लोग। तो ये जो होता है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा ही ध्यान से समझेंगे। ये क्या करना होता है हमें कि चूंकि हम क्या, यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे जो आंसर्स आता है ना, अप्रॉक्स आंसर आता है, एग्जैक्टली आंसर नहीं आ जाता है, अप्रॉक्स आंसर आते हैं। तो हम लोग पहला x का पहला आंसर्स निकालेंगे, एक बार में इसका आंसर नहीं आएगा, इस सिस्टम का आंसर्स एक ही बार में नहीं आएगा, 3-4 बार स्टेप्स करने होंगे हमें। तो इसका हम पहला आंसर्स निकालेंगे, मींस कि x का पहला अप्रोक्सीमेट, ठीक है, x का पावर में इस तरीके से आप 1 लिखेंगे कि x का पहला आंसर कब मिलेगा, जब आप ऐसा कर लो, आप जब क्या क्या है यहाँ पे y और z है ना, तो y इक्वल टू भी 0 पुट कर दीजिए, और z जो है तो z इक्वल टू भी 0 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 पुट कर दीजिए, तब x का पहला आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास y और z तो कुछ था ही नहीं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, y और z कुछ भी नहीं था, तो हम क्या कर दिए, 0 पुट कर दिए, ताकि हम इसका आंसर निकाल पाए। फिर उसी तरीके से y का पहला आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अभी तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो अब y का पहला आंसर कैसे मिलेगा, तो y का भी पहला आंसर तभी मिलेगा जब y के लिए क्या चाहिए, आपको x चाहिए और z चाहिए, तो आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और बचा z तो इसको भी 0 पुट कर दीजिए। तो x 0 z 0 स्टार्टिंग करने के लिए, एक समझ रहे हैं ना कि स्टार्टिंग करने के लिए आपके पास एक वैल्यू चाहिए होता था, तो वो वैल्यू हम पुट कर दिए, x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 पुट कर दिए, 0 0 ही पुट कर रहे हैं, यहाँ पे चाहिए था y और z चाहिए था 0 पुट किए, x और z चाहिए था 0 पुट कर दिए। अब क्या चाहिए हमें, z चाहिए, तो z के लिए क्या चाहिए, x चाहिए और y चाहिए, फिर से क्या पुट कर दीजिए, z का पहला आंसर के लिए क्या पुट करना होगा हमें, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अब जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इन RHS ऑफ एबव इक्वेशन, कि इस इक्वेशन से यहाँ पे दिख रहा है जितना भी, यहाँ पे जहां पे भी RHS में x y z है, इधर जिधर भी x y z है उधर 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए, तो x y z कहाँ है, अगर आपको ये निकालना है तो y और z है 0 पुट कीजिए, अगर फिर ये y निकालना है तो x z है पुट कीजिए 0,
पुट कीजिए 0। तो जब आप ये सब पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x का पहला आंसर, y का पहला आंसर, z का पहला आंसर। इसी चीज को हम क्या लिखे हैं जरा देखिए। नाउ फॉर फर्स्ट इटरेशन, अप्रोक्सीमेशन भी लिख सकते हैं कि नाउ फॉर फर्स्ट इटरेशन पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इन RHS ऑफ द एबव इक्वेशन 4, 5 एंड 6। कि 4, 5, 6 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके RHS में जहां जहां पे x y z है वहां 0 पुट कीजिए, और जैसे ही पुट कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आएगा, x का पहला, y का पहला और z का पहला सॉल्यूशन ये मिल जाएगा। अब क्या अपने पास मिल गया तो कह सकते हैं कि thus we have first approximate solution is, तो ये पहला सॉल्यूशन मिल गया। तो क्या था, कुछ भी नहीं था, इस मेथड में था क्या, इस मेथड में हमने सिर्फ इतना करा, जो सिस्टम था उसका डायगोनल डोमिनेंट है या नहीं चेक कर लिए, और अगर डायगोनल डोमिनेंट है तो बस क्या कर लिए, x के लिए सॉल्व कर लिए, y के लिए सॉल्व कर लिए, z के लिए सॉल्व कर लिए, और x y z का पहला जो सॉल्यूशंस था, इसके जो भी वेरिएबल्स है उसके पहले जो सॉल्यूशंस है कैसे मिल रहे हैं, x y z को 0 पुट करके, मतलब जहां जहां रिक्वायरमेंट है x y का रिक्वायरमेंट है 0 पुट कीजिए, y z का रिक्वायरमेंट है 0 पुट करके पहला आंसर ले आए। तो हम क्या कर दिए कि thus we have first approximate solution is, x का पहला सॉल्यूशन मिल चुका है, अब y का पहला मिल चुका है, z का भी पहला मिल चुका है। तो अब पहला ही आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा और सही करते हैं भाई कि और एग्जैक्ट की ओर बढ़ते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा सही वाला आंसर लेकर के आएंगे। कैसे ले आएंगे, फिर से वापस आइए यहाँ पे, क्या आइए फिर से यहाँ पे ही आइए, आप देखिए यहाँ पे, तो फिर से वापस आ जाइए। अब अपने पास क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए, हमने इस चीज का पहला आंसर कैसे लाया था, हमने x का पहला जो आंसर लाया था, हम x का पहला आंसर लाए थे y और z को 0 पुट करके, लेकिन अब अपने पास 3 वैल्यू है, कौन कौन है, x का पहला आंसर आ चुका है, y का भी पहला आ चुका है, और z का भी पहला आंसर, ये 3 अपने पास आ चुके हैं, ये और ये। अब हमें 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, तो x का पहला आंसर, y का पहला आंसर, z का पहला आंसर में इसके फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब दूसरा जैसे ही निकालने जाएंगे कि x का दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी x का सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तो इसके लिए फिर से आपको y चाहिए और z चाहिए, तो इस बार y z क्या 0 पुट नहीं करेंगे, इस बार जो पहले निकाल चुके थे y का पहला, z का पहला, वो पुट करेंगे। फिर अब y का दूसरा निकालना, y का पहला निकाल चुके हैं, y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, फिर चाहिए होगा x और z, तो पहले निकालने के लिए हमने 0 पुट करा था, लेकिन अब 0 पुट नहीं करेंगे, अब अपने पास आंसर्स है, कौन सा आंसर है, x और y z चाहिए ना, तो x के लिए x1 है अपने पास, z के लिए z1 है, तो पुट कीजिए x के जगह पे x1, z के जगह पे z1। फिर जब आपको z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन चाहिए होगा तो क्या करेंगे, x के जगह पे x का पहला अप्रोक्सीमेशन जो पहले निकाले हैं अभी यहाँ पे ये, और y के जगह पे y का पहला, तो फिर इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाउ फॉर सेकंड इटरेशन पुट x के जगह पे x1, x का पहला अप्रोक्सीमेशन पुट करेंगे, y की जगह पे y का पहला, z की जगह पे z का पहला, कहां पे, इन RHS ऑफ द एबव इक्वेशन 4, 5 एंड 6, कि 4, 5, 6 के 4, 5, 6 इक्वेशन में जहां पे भी x का जरूरत पड़ेगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, जहां भी x और y z का जहां भी जरूरत पड़ेगा RHS में, वहां पे पुट कर देंगे, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, z की जगह पे z1, मतलब z1 मतलब कि z का पहला अप्रोक्सीमेशन जो हम निकाले थे अभी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, thus we have second, यहाँ पे लिखिए भाई, thus we have second approximate solution is, इस तरीके से, तो thus we have second approximate solution is, तब पुट कर लिए तो सेकंड निकाल लेंगे। अब ठीक इस तरीके से थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वापस आ जाइए इसी इक्वेशन में, क्या फिर से वापस इसी इक्वेशन में आइए आप, और थर्ड निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम जरा चेक कीजिए, तो थर्ड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे भाई, ये जो मैंने अभी समझाया था, यहाँ पे B2 था और यहाँ पे C3 था। तो अब जैसे ही थर्ड निकालना होगा तो अब अपने पास x2, y2 और z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये। अब थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पे y जरूरत पड़ेगा तो y का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो y का वैल्यू पुट करेंगे जो अभी सेकंड वाला निकाले हैं, y की जगह जरूरत पड़ेगा तो y का सेकंड अप्रोक्सीमेट पुट करेंगे, z का जरूरत पड़ेगा तो z का सेकंड पुट करेंगे, मतलब जो इससे पहले निकाल चुके हैं वो पुट करेंगे। फिर अगर y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट निकाल लिए सेकंड निकाल लिए हैं, तो अगर थर्ड चाहिए इसका तो x जरूरत पड़ेगा, z जरूरत पड़ेगा, तो x की जगह पे सेकंड, x का सेकंड, z की जगह पे z का सेकंड। फिर अगर z का आपको थर्ड चाहिए तो जहां क्या जरूरत पड़ रहा है x और y, तो इसका सेकंड निकाल चुके हैं, थर्ड निकाल चुके हैं। तो ये था मेथड। हो सकता है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा हो कि भाई ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ
समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है क्या भाई कि नाउ सेकंड इटरेशन, सेकंड के लिए ये पुट कर दिया आरएचएस ऑफ दी एबव इक्वेशन 4, 5 एंड 6 आ जाएगा आंसर। अच्छा इसी तरीके से अब देखिए 10 वी हैव सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब फिर एक लाइन आप चाहे तो और लिख सकते थे कि नाउ फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस क्या पुट x इक्वल टू x2 मींस कि x का सेकंड, y इक्वल टू y2 और z इक्वल टू z2 इन द एबव इक्वेशन या फिर इन द आरएचएस ऑफ द एबव इक्वेशन 4, 5 एंड 6। 10 वी हैव थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट इज दिस, सेम ऐसे लिख सकते हो आप। अच्छा उसके बाद क्या इसी तरीके से आप प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। कब तक रिपीट करेंगे, कब तक रिपीट करेंगे, जब तक आपसे बोला जाए, है ना, जब तक आपको रुकने को ना कहा जाए तब तक रिपीट करते रहना। 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, जैसे कि हम बताएं। मान लेते हैं क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई 2 डेसिमल प्लेस तक आप सेम करवाइए, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। मान के चलते हैं कि x का सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला आपने, वो आ गया 1.012, y का सेकंड निकाला वो आ गया 1 या फिर ऐसा लिख देते हैं इसको 2.1021, फिर z का सेकंड निकाला आपने आ गया है 3.347, यहाँ पर कुछ और। तो अगर ये आ गया सेकंड, हो सकता है इससे पहले फर्स्ट गया हो फिर सेकंड आया, मान के आप चलते हैं थर्ड आ गया 1.01234, फिर आ गया y का 2 जब निकाले तो आ गया 2.1 सॉरी यहाँ पे कर देते हैं हम 2.12, फिर या फिर ऐसा कर देते हैं 2.0 यहाँ पे 3 2.103, फिर z का थर्ड निकाले हैं, ये थर्ड है ये भी थर्ड है, ठीक है, ये z का थर्ड निकाले तो आ गया, मान के चलते हैं कि 1 कितना आ गया है उधर 3 है ना, तो मान के चलते हैं कि 3.348 है, 348 है, ठीक है। तो अब देखिए आप सेकंड वाला आंसर देखिए और थर्ड वाला आंसर देखिए, ये भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है। क्या बोला गया, जो फर्स्ट में निकाले वो भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, सेकंड है ये भी सॉल्यूशन ही है क्वेश्चन का, लेकिन ये सब अप्रोक्स सॉल्यूशंस होते हैं। इस वाले मेथड्स में सीडल मेथड में अप्रोक्स सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। तो ये सॉल्यूशंस और इस सॉल्यूशंस में देखिए ये भी सॉल्यूशंस है, ये सेकंड सॉल्यूशन सेकंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, ये थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। चेंजेस क्या है भाई, आपको मिलाना क्या था, क्वेश्चन में दे दिया कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद देखिए 01, इसमें एक 01, यहाँ पे देखिए Z3 की x3 कितना है 01 मिल रहा है, 2 डेसिमल मिल रहा है, y का क्या है 10, यहाँ पे 10 मिल रहा है सेकंड थर्ड में, फिर z का 3 देखिए, z का 3.34, यहाँ पे क्या है 3.4, तो 2 डेसिमल प्लेस तक मिल गया। तो यहाँ पे आकर आप लिख देंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज लास्ट वाला Z3, कि हाँ भाई इसके पहले और ये वाला में 2 मिल गया डेसिमल के बाद, तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन अक्सर से एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस में ऐसे नहीं किए जाते हैं, आपको सीधा सीधा बोल देता है कि सॉल्व कीजिए, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक 2 डेसिमल मिल ना जाए एटलीस्ट, तो 2 डेसिमल जहां मिल जाए वहां पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 डेसिमल तभी मिल पाता है जब आप 3 से 4 आप स्टेप्स करते हो, 3-4 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस तक जाते हैं। अगर मान लेते हैं फिर भी नहीं मिल रहा है तो 4 से 5वां अप्रोक्सीमेशन ले जाकर के आप आंसर छोड़ दीजिए, आंसर सही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि परेशान नहीं होना कि इसमें आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है, इसका आंसर जो भी होता है वो अप्रोक्स में दिए गए रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चंस क्या है जरा देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 20x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 17। एक क्वेश्चन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ है, फिर 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू माइनस 18 ये है, फिर 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू प्लस 25। बाय जैकोबिस इटरेशन मेथड, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय जैकोबिस इटरेशन मेथड, कि जैकोबिस इटरेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चेक करें क्या इसमें सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल है ये जैकोबिस मेथड। तो वो कैसे पता करेंगे भाई, तो पहले चेक करेंगे डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। तो डायगोनली डोमिनेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं जरा देखिए, तो डायगोनली डोमिनेंट के लिए हम पहले इसमें चेक करते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट है, अगर हम इसको लिखे ऐसे 20x प्लस वाई माइनस 2z ना, माइनस 2z इक्वल टू कितना है माइनस 17 या सिर्फ 17 है भाई, 17 है, फिर क्या है 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू 18, फिर क्या है 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। लीडिंग हमें चेक करना होता था कि क्या इसके डायगोनली एलिमेंट डोमिनेट कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20 है।
ठीक है, तो यहाँ पे 1 और -2 का मॉडुलस 2 और यहाँ 1 का मॉडुलस 1, तो 3 हो गया, 3 20 तो बड़ा ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 20 इन दोनों का मॉडुलस से बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है। तो भाई ये जो क्या है, ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है। और यही क्वेश्चन ना 3 से 4 बार आप लोगों के एग्जाम में सेम डिजिट के क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े ही सीधे साधे क्वेश्चन होंगे, डायगोनल डोमिनेंट दिए गए रहेंगे, या हो सकता है कि इंटरचेंज करने से डायगोनल डोमिनेंट बन जाए, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे भाई। अब हमने चेक करा कि डायगोनल डोमिनेंट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे x के लिए। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से x का वैल्यू आएगा वो, ये तो 20 नीचे चला जाएगा ना। देखिए आप, चलिए भाई क्या लिखते हैं, ये होगा 17, फिर ये गया उधर -y, ये -2z गया तो उधर +2z, ठीक है। और ये 20 नीचे जाएगा तो पूरे के नीचे, तो आप यहाँ पे लिख दिए 1/20 से इंटू कर दे रहे हैं, तो ये आ गया x का वैल्यू। फिर इस तरीके से y को, इसको सॉल्व कर लेंगे y के लिए, फिर z के लिए सॉल्व कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहला अप्रोक्सीमेट कैसे मिलता है, y z 0 पुट करेंगे, फिर इसमें क्या x z होगा तो 0 पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इस तरीके से पहला जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट लिख दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मान लिए। आप देख रहे हैं कि लिख रहा है कि विच इज डायगोनली डोमिनेंट। अब मैंने समझाया कि डायगोनली डोमिनेंट होगा, तो वही चीज हम लिख रहे हैं। और आपको पता है कि जब डायगोनली डोमिनेंट हो जाए तो सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी हैव, तब हम क्या करते हैं, इन तीनों को सॉल्व कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम तीनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है डायगोनली डोमिनेंट सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी हैव। इससे x के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो x का वैल्यू ये आ गया। इससे y के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो y के लिए क्या होगा, ये -18 उधर है, फिर ये उधर जाएगा प्लस में, फिर ये जाएगा तो माइनस में, फिर ये 20 जो था यहाँ का वो नीचे चला जाएगा, फिर z के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो था पहला, जो भी सीडल में भी हम यही काम करेंगे जो आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे गॉस जैकोबिज में यहाँ तक पर डायगोनल डोमिनेंट हुआ तो ये सॉल्व कर लिए। अब मेन जो अपना इक्वेशन है वो यही है, यही आपको बार बार आंसर्स देते रहेगा, पहला अप्रोक्सीमेशन, दूसरा अप्रोक्सीमेशन, तीसरा अप्रोक्सीमेशन, यही देगा बार बार। अब क्या भाई, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं यहाँ और यहाँ, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां 0 पुट करेंगे, ठीक है। आइए, तो क्या बोला गया, now for first approximation put x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0 in RHS of the 4, 5 and 6 we get। कि जब हम यहाँ पे x के जगह पे देखिए, x के जगह पे y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, बचेगा कितना 1/20 इंटू 70, फिर ये यहाँ 0 तो ये खत्म, बचेगा -18/20, फिर 0, ये खत्म, बचेगा 25/20। तो वही चीज यहाँ पे लिखा होगा कि जब पुट करेंगे 0 तो यहाँ पे बचेगा इस तरीके से 1/20 इंटू दिस। तो आपको कैलकुलेटर से ये सब डिवाइड करना है, 0.85 आएगा x का 1 का पहला सॉल्यूशन, फिर y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा इस तरीके से -0.9, फिर z का सेकंड, ये z का पहला आएगा -1.25। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस आ गया, ठीक है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया 0, 0, 0 पुट करने से। अब अपने पास एक सॉल्यूशंस मिल चुका है, तो आगे हम लोग कैसे पुट करेंगे, आगे के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फॉर सेकंड इटरेशन पुट x के जगह पे पहला x1 का पहला जो आया है यहाँ पे वो पुट करेंगे, फिर y जगह पे y1 का पहला अप्रोक्सीमेशन जो आया है -0.9 वो पुट करेंगे, z की जगह पे z का पहला अप्रोक्सीमेशन जो कि आया है 1.25 वो पुट करेंगे। तो जैसे ही इस RHS में इस इक्वेशन आप इसके RHS में जैसे ये सब पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे पुट करके कैलकुलेटर से करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करना है, आप चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं कॉपी में, लेकिन सारी चीजें कैलकुलेटर से करना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x2 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये आ जाएगा, ये सब पुट करने के बाद y2 का सेकंड ये आएगा, फिर z2 का सेकंड ये आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे और इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, यहाँ पे 0.85 पे 1.02 है, सिमिलरिटीज तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर आप नहीं छोड़ सकते और आगे बढ़ना होगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए नाउ फॉर थर्ड इटरेशन पुट x के जगह पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो कि आया है 1.02, y की जगह पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो कि आया है -0.965, z की जगह पे z का सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो कि आया है 1.03, किसके अंदर, इन RHS ऑफ 4, 5 एंड 6 वी गेट। जैसे ही फिर पुट करेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1.this ये मिल जाएगा, y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये मिल जाएगा, z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग x का थर्ड, y का थर्ड और z का थर्ड ये तीनों अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ये x का थर्ड था। अभी भी देखिए सेकंड में और थर्ड में बहुत सारा डिफरेंस है।
तो अब क्या हम एक और स्टेप और करते हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं कि नाउ फॉर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पुट x की जगह पे x3 y और x3 का वैल्यू ये आया था, देखिए y की जगह पे y3 जो कि वैल्यू अभी ये आया था, z की जगह पे z3 जो कि वैल्यू अभी ये आया था। तो z की जगह पे z3 और यहाँ पे आप लिख दीजिए जो कि वैल्यू आया क्या था 1.0035 1.0035 लिख देंगे। इन RHS ऑफ 4 5 and 6 पुट करेंगे तो आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से कि थर्ड और फोर्थ में क्या है 1.00 सेम है, मतलब ये भी 1 के अप्रॉक्स है, ये भी 1 के अप्रॉक्स है, और हालांकि इसके पहले में ज्यादा डिफरेंस था। ये देखिए -1.00, ये भी -1.00, ये क्या है 1.00 लगभग 1 के इक्वल है, ये भी 0.999 लगभग 1 के इक्वल है। तो देखेंगे दोनों लगभग सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहेंगे, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे कि हेंस द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन आर प्रैक्टिकली सेम। चूंकि थर्ड और फोर्थ का जो वैल्यूज है वो लगभग सेम आ चुका है, तो कह सकते हैं कि हेंस बाय राउंडिंग ऑफ द एरर्स द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज x = 1 y = -1 z = 1। आप ये लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इससे पहले जो यहाँ पे आंसर आया था, ये वाला जो आंसर आया था ये, इसको भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यही अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें जो राउंडिंग ऑफ है, इसको जब एरर्स को हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 के नजदीक है तो -1 हो जाएगा, ये भी 1 के नजदीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए थे कि हेंस। तो आप भी ऐसा करके लिख सकते हो कि राउंडिंग ऑफ करने से जो आंसर आएगा वो ये आएगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि ये गॉस जैकोबीज इटरेटिव मेथड क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी डाउट्स रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस तरीके का प्रॉब्लम आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन में।